नमस्कार प्यारे दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक फिजिक्स का पार्ट लेके आए जो कि क्लास 10 के लिए है। और क्लास 10 में आप जो पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स वाले पार्ट में, तो फिजिक्स वाले पार्ट में आज हम अब शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर होगा, लेकिन वही क्वेश्चनों को हम आपको लेके चलेंगे, वही टॉपिकों को आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम के दृष्टि से आपको क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर हम लेके चलने वाले हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर है दोस्त, आप जानते हैं कि पहला आपका जो चैप्टर होगा वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ के न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पूछे जाते हैं, ऑप्शनल होते हैं। तो आज हम थ्योरी आपका थ्योरी क्लास लेके आए हैं। थ्योरी आपको अच्छे से समझाएंगे, जितने फार्मूले होंगे उनको अच्छे से बताया जाएगा। उसके साथ एक क्लास में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे, जो 10 20 30 क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से कराएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन में एक दो क्वेश्चन मार्कशीट में आपके जो होते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स होते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ से एक दो क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम थ्योरी वाली क्लास आपको लेके आए, क्वेश्चनों को यहाँ पर हम कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारा जो चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण है, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर के नाम से यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना दोस्त कि यहाँ पर शब्द लिखा है, देखेंगे अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए तो आपका जो लिखा है, देखिए आपका जो प्रकाश यानी आपका जो लिखा है ये देखिए, ये आपका जो प्रकाश शब्द यहाँ पे लिखा हो तथा परावर्तन है तथा गोलीय दर्पण है। ठीक है, इन चीजों को हमें यहाँ पर अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्रकाश होता क्या है, फिर उसके बाद हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन कब हो सकता है दोस्त, जब प्रकाश पड़ेगा तब, बिना प्रकाश के रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि होता क्या है प्रकाश। ठीक है, तो देखिए जैसे आप जानते हैं, जैसे प्रकाश की अगर हम बात करते हैं, कोई अगर एक बंद कमरा हो, ठीक है, बंद कमरे में कोई लाइट वगैरह अगर ना जलता रहे, तो आप देखेंगे कि जैसे कोई बंद कमरा है, बंद कमरे में कोई लाइट वगैरह ना लगा हो, तो आप ये देखेंगे जैसे यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अगर लाइट सभी बंद कर दिया जाए और पूरी तरीके से कमरे को बंद कर दिया जाए, तो जो वस्तु जहां पे रखी होती है बहुत कम हमें दिखाई देता है। लेकिन वही चीज अगर आप लाइट वगैरह को जब ऑन कर देते हैं, तो लाइट से जो प्रकाश निकलते हैं वो प्रकाश पहले जाके किसी वस्तु पर पड़ता है, पहले वस्तु पे पड़ेगा, फिर टकरा के तब आपकी आंखों तक पहुंचता है। और आपके आंख में जो सबसे पहली परत होती है वो आपका कर्निया होता है। कर्निया का दोस्त काम होता है कि प्रकाश को अंदर भेजने का काम करता है। ठीक है, प्रकाश को अंदर भेजने का काम करता है। जब अंदर जाएगा तो उसके पीछे वाले भाग पर, नेत्र के पीछे वाले भाग में रेटिना होता है, और रेटिना पे जाके आपका प्रतिबिंब बन जाता है। वहां पर प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर, वास्तविक कामा क्या बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन आप कहेंगे दोस्त कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें सीधा दिखाई देता है, लेकिन बात यहाँ पर ये भैया कि देखिए रेटिना पर तो देखिए कर्निया से प्रकाश प्रवेश करेगा, प्रकाश प्रवेश जब करता है तो सीधा रेटिना पर पहुंचेगा, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्त वास्तविक कामा उल्टा बनता है। फिर आप कहेंगे कि जब हम किसी वस्तु या किसी मनुष्य को देखते हैं तो हमें तो सीधा दिखाई देते हैं, लेकिन रेटिना से दो प्रकार की नसें निकली होती हैं, एक होता है शंक्वाकार कोशिकाएं, एक होता है दंडाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं आप उनको ये देखेंगे कि शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती है रंगों की पहचान करती है। हम अलग अलग रंगों की पहचान कर पाते हैं तो शंक्वाकार कोशिकाओं से कर पाते हैं। हम प्रकाश की तीव्रता की पहचान कर पाते हैं कि तीव्रता प्रकाश की ज्यादा है या कम, धूप लग रहा है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो दंडाकार कोशिकाओं की वजह से होता है। और वो चीज जाके अपने ब्रेन मस्तिष्क से आपका जुड़ा होता है, और वहां पे जाके आपका जो प्रतिबिंब होता है वो दोस्त वहां पर आभासी कामा सीधा बनता है। ठीक है, तो मेन सिग्नल आपके ब्रेन से होता है, वहां पर आभासी कामा सीधा बनता है। इसलिए हमें कोई वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, आभासी कामा सीधा दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि प्रकाश क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं प्रकाश का मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे कोई बंद कमरा होता है तो उसमें कोई प्रकाश नहीं होता, तो किसी वस्तु को देखना होता है तो ज्यादा आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे लाइट को ऑन करते हैं, ठीक है, अंधेरे में उजाला होना है, वही आपका प्रकाश होता है। तो अंधेरे में जब उजाला होता है तो वही आपका प्रकाश माना जाएगा। ठीक है,
तो जब लाइट निकलती है उससे प्रकाश किरणें निकलेंगे, वस्तु पर पड़ेगा तो पहले आपकी आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती, ठीक है। कोई भी किरणें अगर निकलती है तो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती, पहले वो किसी वस्तु पे जाके पड़ेंगी। जब किसी वस्तु पे जाके पड़ता है दोस्त तो वहां से वो टकराता है, रिफ्लेक्शन करता है तो आपकी आंखों तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में रिफ्लेक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना परावर्तन के आपके आंखों तक कोई प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता, फिर आप किसी अन्य वस्तु को देख नहीं सकते, है कि नहीं। तो इस वजह से आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझेंगे कि यानी प्रकाश पहले आपके कर्निया आपकी आंखों तक नहीं पहुंचता, पहले किसी वस्तु पर पड़ेगा तो यानी वस्तु से टकरा कर, और वस्तु जितना आपको रिफ्लेक्शन कर देगा, ध्यान दीजिए सामने वाला सतह भी अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा रिफ्लेक्शन कर देगा उतना अच्छा आपको वस्तु सामने वाला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रकाश होता है ना। ये एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा भी होती है। कैसे आपने कहा कि ऊर्जा होती है, तो आपको पता है कि जब प्रकाश निकलता है, सूरज की किरण निकलती हैं, तो आपको पता है कि पेड़ पौधों में जब पड़ता है तो पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, है कि नहीं है, भोजन बनाते हैं। और भोजन जब बना लेते हैं तो हमें पता है कि हम लोग ऑक्सीजन के रूप में हम उनसे प्राप्त करते हैं। तो भैया ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो पेड़ पौधों की वजह से ले रहे हैं, है कि नहीं है, पेड़ पौधों की वजह से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। और वो भोजन किसने बनाया, तो आप कहेंगे पेड़ पौधों ने बनाया। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, तना होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, भोजन बनते हैं। तो प्रकाश की किरणें अगर ना पड़े तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले प्रकाश का जरूरी होता है। तो एक प्रकार की आपने देखा कि जब हम प्रकाश की किरणें पेड़ पौधों की पत्तियों, टहनियों और तनों पे जब पड़ता है तो ये सब भोजन बनाने का काम करते हैं। जब ये भोजन बनाएगा तो ऑक्सीजन वातावरण को रिलीज कर देता है, दे देता है, और उनको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो एक तरह का देखा जाए दोस्त वो तो भोजन ही होता है कि नहीं। ऑक्सीजन एक प्रकार की हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। बिना ऑक्सीजन के हमारे पास फिर कहां चल पाएंगे। अभी अपने कोरोना में देखा, लोग जो ग्रसित हो रहे थे कोरोना से, तो आपने देखा कि उसमें सिलेंडर के साथ बिना ऑक्सीजन को कहां चल पा रहे थे। तो अगर आप देखेंगे अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को ना काटा जाए, जितना हो सके उतना पेड़ पौधों को लगाया जाए, जिससे कि एक पेड़ एक मनुष्य के बराबर होता है दोस्त। तो पेड़ पौधों को लगाना जरूरी होता है कि नहीं, ये बात जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दोस्त, प्रकाश जिसको हम लाइट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइट वाली चीजें हमें पढ़ना है। प्रकाश क्या है, मैंने आपको समझाया कि जब प्रकाश पड़ता है तो किसी वस्तु पर पहले पड़ेगा और वहां से टकरा के तब आपके आंख की पहली परत कर्निया पे प्रवेश करता है। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, तो कहा जाता है दोस्त कर्निया ही दान किया जाता है। आपको देखिए कहते हैं लोग की हमारी आंख खराब हो गई, ठीक है, या आप सोचते हैं कि जब नेत्रदान किया जाता है तो पूरी आंख ही दान कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब नेत्र दान की बात होती है तो मेन उसमें पॉइंट होता है कर्निया, तो कर्निया को ही दान किया जाता है, ठीक है। तो दान कर्निया किया जाता है क्योंकि मेन कर्निया होता है, कर्निया आगे की परत होती है जो प्रकाश को अंदर भेजने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद कहां पहुंचेगा, तो आप कहेंगे रेटिना पर पहुंचता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, सारी प्रकाश को वहां पर एकत्रित किया जाता है, प्रतिबिंब बनता है और वहां पर रेटिना पर वास्तविक कामा उल्टा बनता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऑप्शन में, बताइए कि आंख का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो दान किया जाता है, वो होता है कर्निया। कर्निया को ही नेत्र दान किया जाता है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आंख के पीछे हिस्सा पर रेटिना होता है दोस्त, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका जवाब होगा कि वहां पर प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक का उल्टा बनता है। लेकिन आप कहेंगे यार मनुष्य को तो हम देखते हैं तो सीधा दिखाई देता है, क्योंकि वहां से रेटिना से दो प्रकार की नसें होती हैं, एक शंक्वाकार दूसरा दंडाकार। शंक्वाकार अलग अलग रंगों की पहचान करता है और दंडाकार जो होता है प्रकाश की तीव्रता की पहचान करता है, ठीक है। जब वो ब्रेन में जाएगा सिग्नल पाएगा तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी कामा क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो हमने समझाया कि आपने देखा कि आज हम ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको लिखा है और आपको बता दें कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं, देखिए या आप ये समझिएगा, आपकी जो तरंग का टाइप अगर बांटा जाता है दोस्त, तो एक यांत्रिक तरंग होता है, दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। तरंगों का जो प्रकार होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की एक खासियत होती है कि हर जगह जा सकता है, हर जगह जा सकता है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे निर्वात हो, चाहे जहां की अगर आप बात करेंगे, हर जगह विद्युत चुम्बकीय तरंगे जा सकती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि प्रकाश, तो प्रकाश भी आपने देखा होगा कि प्रकाश हर जगह जा सकता है।
ठीक है, प्रकाश हर जगह, चाहे निर्वात हो चाहे ना हो, हर जगह प्रकाश जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी जा सकती हैं। और आपको पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणे 10 की घात कितना होता है, 3 गुणे 10 की घात कितना होता है, 8 मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की निर्वात में क्या होती है, चाल होती है। प्रकाश का निर्वात में जो चाल, निर्वात की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, निर्वात की बात कर रहा हूँ। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, इस सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, तो भैया देखिए, जैसा व्यवहार प्रकाश करता है वैसा व्यवहार विद्युत चुंबकीय तरंगे भी करती हैं। तो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी चाल कितना होता है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। जहां पर प्रकाश जा सकता है वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भी जा सकती हैं। इसका मतलब ये दोनों सेम वही चीज कार्य करता है। तो मैंने लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं भी जा सकते हैं, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और आपको बताएं कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं पृथ्वी तक पहुंचने में उनको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, 8 मिनट, आप ये देखेंगे कि 8 मिनट और 20 सेकंड, कहीं कहीं 19 सेकंड लिखा होता है, कहीं कहीं 20 होता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड होता है जो कि सूरज की जो किरणें होती है पृथ्वी तक पहुंचने में। और यहीं पर बात किया जाए चंद्रमा, तो चंद्रमा आपको पता है जो आपका मून होता है, तो चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा स्वयं से कोई प्रकाश नहीं देता दोस्त, चंद्रमा स्वयं से कोई प्रकाश नहीं देता। ये क्या करता है कि जो सूरज की जब किरणें निकलती हैं तो ये चंद्रमा, देखिए सूरज तो ऊपर होता है, पृथ्वी से सूरज तक की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा थोड़ा उससे नीचे होता है, बहुत नीचे होता है भाई साहब। हाँ, तो आप ये देखेंगे कि चंद्रमा स्वयं का कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, स्वयं का कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। जब सूरज की किरणें चंद्रमा पे पड़ता है तो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रात में जो थोड़ा बहुत उजाला आपको मिलता है तो कहेंगे, देखिएगा, क्योंकि भाई चंद्रमा को चंदा मामा के नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे अपने बच्चों के लिए थोड़ा प्रकाश तो हमें चाहिए कि ना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और वो फिर प्रकाश को थोड़ा सा क्या करता है, पृथ्वी पर देने की कोशिश करता है। लेकिन वो स्वयं से नहीं देता दोस्त, वो किसकी वजह से देता है, वो सूरज की वजह से देता है। सूरज की वजह से प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से फिर चंद्रमा भी प्रकाश को देने की बात करता है। कहा जाए कि चंद्रमा की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे 1 मिनट 29 सेकंड लगता है। 1 मिनट, यहां पर बात कर ले कि 1 मिनट 29 सेकंड लगता है। 1 मिनट 29 सेकंड लगता है चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, और आपको बताएं कि आप ये देखेंगे कि आपका तो 1 मिनट 29 सेकंड हो जाता है, निर्वात में इसकी चाल इतना होता है, 8 मिनट 20 सेकंड ये लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फिर आगे हमने यहाँ पर दिया है कि प्रकाश निर्वात, प्रकाश की जो चाल होता है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। यहाँ पे लिखा है 3 गुणे 8 मीटर प्रति क्या आपका होगा, सेकंड माना जाता है। ठीक है, और दृश्य प्रकाश में इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। और एक एंगस्ट्रॉन में दोस्त आप देखेंगे कि 10 की घात -10 मीटर होता है। दृश्य प्रकाश जो हमें आपको दिखाई देता, उसी को क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहा जाता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक एंगस्ट्रॉन में 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन में 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हम समझते हैं कि हमारी है। और यहाँ पर एक शब्द आपको यहाँ पर बताएं कि जैसे एक शब्द आप जानते हैं कि बयानी हैप्पी नाला, बयानी हैप्पी नाला, ये हमारा क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे ये बैगनी हो जाता है। और ये आ से क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे आसमानी हो जाता है। और इससे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे नीला होता है। ठीक है, ये आपका नीला हो जाता है। हाँ, ये आपका क्या रहेगा, नीला रहेगा। चलिए, तो ये नीला, और ये हा से क्या रहेगा, तो आप कहेंगे हरा। ये क्या रहेगा, तो आप कहेंगे पीला। और ये किससे क्या रहेगा, नारंगी। हाँ, ये नारंगी। और इससे क्या रहेगा, तो आप कहेंगे लाल रहेगा। इस प्रकार से हम रंगों की पहचान यहाँ पर करते हैं। ठीक है,
बयानी हाइपिनाला से आपने देखा कि 3 3 6 7 रंग हमें प्राप्त होता है जो हमें आपको दिखाई देता है, इसको दृश्य प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, बयानी हाइपिनाला, जिसमें सबसे पहले शुरुआत बैगनी का होता है, फिर लास्ट में किसका होता है, लाल का होता है। बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन होता है, और इसका जो लाल का होता है 200 कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, लाल का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो आपका जवाब होगा बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये 3900 एंगस्ट्रॉन हो जाता है और लाल का कितना हो जाता है, 7800 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। देखिए इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा, इसलिए आप देखेंगे लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा खतरे का सिग्नल या खेलने वाली गेंद या दुल्हन का जोड़ा, ये सब लाल ही खतरे का निशानी होता है। ये क्योंकि देखिए इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक दूर तक जाता है, ये बहुत दूर तक, क्योंकि देखिए इसका 7800 एंगस्ट्रॉन है, मतलब ये अधिक दूर तक तय कर सकता है, बहुत दूर से आपको दिखाई देगा, है ना। इसीलिए इसका देखेंगे लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है भाई साहब। तो यहाँ पर मैंने बैगनी की बात करी 39 एंगस्ट्रॉन होता है, जिसमें लाल की बात की, कितने की बात करा मैंने, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। और एक एंगस्ट्रॉन में आप जानते हैं कि 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, ये बात होती है, इसमें मैंने लिखा है। और यहाँ पर बता दें दूरी नापने का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो आपका कितना होता है, तो यहाँ पर जवाब होगा देखिए कि पारसेक। ठीक है, देखिए ये सब दूरी मापने के यंत्र हैं। आपको बता दें कि दूरी ये भी पारसेक भी मापता है, प्रकाश वर्ष भी मापता है, खगोलीय मात्रक भी मापता है। ठीक है, ये पारसेक है, लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर और पारसेक होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसमें 3 दशमलव आप ये देखेंगे 08 गुणे 10 की घात कितना होता है, 16 मीटर होता है, इतना एक पारसेक में। और एक प्रकाश वर्ष में 9 दशमलव कितना, 9.45 और गुणे कितना 10 की घात 10 मीटर होता है। ठीक है, 9.45 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। और एक खगोलीय मात्रक की बात करें तो 1.495 गुणे 10 की घात कितना होता है, 11 मीटर होता है। 1.495 गुणे 10 की घात कितना होता है, 11 मीटर होता है। ठीक है, ये है सारे प्रकाश के बारे में यहाँ पर मैंने चर्चा की। तो मैंने कहा दोस्त कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और मैंने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है इसे भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, किसी माध्यम का मोहताज नहीं होता दोस्त। अगर प्रकाश माध्यम का मोहताज होता तो आप ये देखेंगे कि अपनी पृथ्वी तल से जब जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे जैसे जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको निर्वात मिलता चला जाएगा, है कि नहीं, निर्वात मिलता चला जाएगा। तो अगर ये माध्यम का मोहताज होता तो ऊपर तो निर्वात ही भरे हैं, चंद्रमा पे चले जाए तो पूरा निर्वात भरा है, तो क्या प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता, तो आप कहेंगे नहीं पहुंच पाता। तो वो किसी माध्यम का मोहताज नहीं है, वो चाहे निर्वात हो चाहे हवा पानी हो, चीरते चला जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता। तो प्रकाश भाई हर जगह जा सकता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। ध्यान दीजिएगा, निर्वात में जो प्रकाश दिखेगा, निर्वात में आपकी जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। फिर हीरा माना जाता है 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, उसमें सबसे कम पाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, और यही विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी चाल होती है, क्योंकि सेम प्रोसेस दोनों चलती है भाई। तो 3 गुणे 10 की घात 8, अगर इसी चीज को दोस्त यहाँ पर देखें 3 गुणे 10 की घात 8 है, इसको हम 1000 से भाग कर देते हैं, 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट जाएगा, तो मेरे पास 3 गुणे 10 की घात 5 आएगा और 1 किलोमीटर प्रति क्या बन जाएगा, सेकंड। अब 10 घाते 5 का मतलब पता है, 3 2 कितना 5 किलोमीटर प्रति क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब देखिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलना, इसका मतलब है भैया कि आपकी जो प्रकाश की चाल होती है, कभी कभी आप समय पूछ ले सकता है कि भैया देखिए ये आपको मीटर पर सेकंड ना देके आपको 3 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर पर सेकंड अगर दे देता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्त आप ये देख सकते कि ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है
कि प्रकाश की चाल, क्योंकि ये बहुत लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर ऑप्शन में कभी कभी ये न बना के अगर ये दे देता है कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये भी आपका सही है, आपका कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी चलता है। यहाँ में 80-90 की रफ्तार भगा देते हैं तो ये देखेंगे एकदम हवा में गाड़ी उड़ने लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है, यानी पलक झपकी नहीं, पूरे विश्व में ज्वाला हो जाता है। इतने रफ्तार से चलने की कोशिश करता है प्रकाश आपका। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, जैसे 3 × 10⁸ है तो 1 मीटर में, देखिए मीटर को सेंटीमीटर बनाइए तो 100 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और इस सेंटीमीटर पर क्या बन जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पर 3 × 2 0 और ये 8 मिलकर क्या होगा, 10⁻10, ये सेंटीमीटर पर क्या होगा, सेकंड होगा। तो अगर प्रकाश की चाल सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा जाता है तो आप 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर क्या बताएंगे, सेकंड यहाँ पर बताएंगे। ये हमारे प्रकाश की चाल होती है। 3 चालें हैं, देखिए सब वही चीज है, बस ये सेंटीमीटर पर सेकंड में बताया गया है, ये किलोमीटर प्रति सेकंड में बताया गया है और ये मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शब्द आया दोस्त कि प्रकाश का परावर्तन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे कोई एक, जैसे आपको पता है कि आप अगर सुबह उठिए, यानी जब प्रकाश निकलता है अपने छत पे चले जाइए, कोई आपके पास कोई दर्पण हो, दर्पण को सामने रख के देखेंगे तो जैसे दर्पण सामने से यानी पड़ता है प्रकाश, तो टकरा के यूं क्या करता है, लौट जाएगा। पड़ेगा, टकरा के क्या करेगा, लौट जाएगा। तो टकरा के लौट जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, उसी को परावर्तन कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जीवन में अगर परावर्तन ना हो दोस्त, हमें कोई अन्य वस्तु दिखाई भी नहीं देगा। बिना परावर्तन, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि बिना परावर्तन के पहले आपकी आंख में प्रकाश पहुंचता भी नहीं, तो परावर्तन सबसे जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि आपका क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी घटना प्रकाश की परावर्तन हो जाती है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दिखाया गया है। देखिए हमारी सूरज है जिसको हम सन कहते हैं। ठीक है, हमारा सूरज है। सूरज, देखिए सूरज से प्रकाश किरणें पड़ रही है, तो सबसे पहले देखिए पेड़ पौधों के ऊपर पड़ता है दोस्त। पेड़ पौधे प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं और वो भोजन बनाएंगे। जब वो भोजन बनाएंगे तभी तो हमको ऑक्सीजन के रूप में क्या होता है, मिलता है। ठीक है, इससे तो एक बहुत बड़ा लाभ होता है, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को ना काटा जाए, क्योंकि हमें वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सूरज से जब किरणें निकली तो पेड़ पौधों पड़ा है, और जब पड़ा तो रिफ्लेक्शन होगा किरणों को, और ये सीधा टकरा के क्या करेगा, ये मनुष्य है कोई, और मनुष्य के आंख में क्या करेगा, प्रकाश पहले जाके फिर पड़ता है, तो फिर मनुष्य को कोई अन्य वस्तु दिखाई देता है। तो सबसे पहले कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और पड़ के जाके टकराएगा तो जाके आंखों तक पहुंचता है, तो हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आप आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे के बारे में दिखाया गया है। जैसे देख सकते हैं आप, कोई आपकी सतह होती है जिसको प्लेन मिरर कहा जाता है। ठीक है, प्लेन आपका मिरर होता है। और ये देखिए कोई टॉर्च है, जब टॉर्च को उस प्लेन मिरर पे आप ऐसे मारेंगे आप देखना टकरा के ऊंचाई से क्या करेगा, निकल जाता है। ठीक है, तो ये आ रही है यहाँ से, ये किरणें क्या कर रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये किरणें यहाँ से प्रवेश कर रही हैं, आप ये देख सकते हैं किरणें यहाँ पर प्रवेश कर रही हैं। तो देखिए ये किरणें ऐसे, देखिए टॉर्च की मदद से किरणें आएंगी, और ये देखिए दर्पण की सतह है, देखिए ये सतह है, दर्पण की क्या है, सतह, और इससे पड़ के टकरा के यूं क्या करेगा, बाहर की ओर ऐसे लौट जा रहा है। ठीक है, यूं जाके क्या कर रहा है, लौट जा रहा है। तो देखिए दोस्त, आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे आने वाली को हम, देखिएगा आने वाली किरण को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे भैया कि आने वाली किरण को आपतित किरण के नाम से जाना जाता है। आने वाली किरण को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। और जिस सतह पे पड़ेगा, ठीक है, उसको परावर्तक सतह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, परावर्तक सतह के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि जो सतह आपका होता है वो क्या होता है कि अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जिससे कोई प्रकाश पार ना हो सके। ठीक है, और अपारदर्शी कैसे बनाया जाता है, वही कोई कांच का सतह होता है उसको पेंट किया जाता है। पहले जो हम देखिए सबसे पहली जो परत होती है वो चांदी का लेप किया जाता है। ठीक है,
चांदी का लेप किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है उसका लेप कर दिया जाता है, क्योंकि वो सबसे अच्छा परावर्तक होता है। वो ज्यादा प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा और जितना हो सकेगा दोस्त उतने प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर भेज देता है। उसके बाद जो हम आम जनजीवन में घरों में पेंट कराते हैं उसका एक लेप कर दिया जाता है। इसलिए शीशे को आप देखिएगा कई प्रकार के रंगों में शीशे आपकी परत पेंट का मिलता है, वो अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन पहली परत चांदी का ही होता है। ठीक है, तो चलिए ये परावर्तक सतह है जिसको प्लेन मिरर कहा जाता है, समतल दर्पण है, परावर्तक रिफ्लेक्टेड ऑफ सरफेस हो जाएगा, पड़ेगा और टकरा के जब लौट रहा तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, परावर्तित किरण की इसको नाम से जाना जाता है। ये देखिए देखिए ऐसे मान लेते हैं कोई सतह रही है, ये आपकी परावर्तक सतह, नीचे आप पॉलिश वॉलिश कर देंगे बढ़िया से, प्रकाश युक्त टॉर्च ऐसे मारेंगे और मार के टकरा के क्या करेगा, ऐसे लौट जाएगा। ठीक है, ये टॉर्च है, टॉर्च का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। जब समतल दर्पण मैंने मारा तो योग बढ़िया से योग ऐसे क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आने वाली किरण को भाई जो किसी की ओर आती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहा जाता है। और ये जो जिस बिंदु पर मिल रहा है इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे भैया इसको तो आपतन बिंदु कहा जाता है, इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है, आपतन बिंदु। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहा जाता है, ध्यान देना, आपतन बिंदु के नाम से इसको जाना जाता है। ये किरणें आएंगी, ये टकरा के लौट जाएंगे, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्त यहाँ पर बीच में एक अभिलंब भी डाला जाता है जिसको नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है, इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब, जिसको नॉर्मल के नाम से इसको जाना जाता है, ये हमारा अभिलंब होता है। ठीक है यार दोस्त, अभिलंब डालने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो भैया अभिलंब डालने की जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि देखिए मान लेते किरणें आई और टकरा के लौट गई, तो कोई पूछे यार कि कितने एंगल से और कितने एंगल से निकल गई, तो आप क्या बताएंगे, कुछ बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर अभिलंब को डाला जाता है। और अभिलंब को मैंने डाला तो ये देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है, और देखिए आपतित अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसको क्या कहा जाता है, आई, और आई को हम क्या कहते हैं, देखिएगा ये आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, तो आप कहेंगे आपतन कोण होता है। देखिए इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट का जो पहला अक्षर होता है आई होता है, इसलिए इसको यहाँ तक का कितना लिखेंगे आप, आई लिखेंगे। और ये आपका जो कोण बनेगा आर बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, तो आप इसको कहेंगे परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। ये हमारा क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण को इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर आप देखेंगे हमारा आर है, इसलिए किससे लिखा गया है, आर से लिखा गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन, अगर आपसे पूछा जाए तो कहिएगा साहब, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पे देखिए पड़ी तो टकरा के अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। वो किसी जमीन की सतह, क्योंकि इस क्या है, ये पारदर्शी नहीं बल्कि भैया अपारदर्शी होता है, पेंट किया जाता है जिससे प्रकाश अंदर व बाहर ना जा सके। ठीक है, ये प्रकाश पड़ता है, टकरा के यूं क्या करेगा, लौट जाएगा। तो आने वाली को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे आपतित किरण, और जाने वाली को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे परावर्तित किरण। अब कितने कोण से आई, कितने कोण से चली गई, तो बीच में हम एक अभिलंब डाल देते हैं, और आपतित किरण अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो आप कहेंगे आई, आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण किससे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आर से लिखा जाता है। और नीचे आपका एक परावर्तक क्या होता है, सतह यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह तल पर पड़ती है, टकरा के अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल से हैं। चाहे इस रेखा को देखें, चाहे इस रेखा को देखें, चाहे इस रेखा को देखें, तीनों एक ही पॉइंट से यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल से होते हैं। ये पहला नियम होता है। और दूसरा नियम दोस्त ध्यान रखिएगा, एंगल आई, आपतन जो होता है, एंगल आई जो होता है एंगल आर के क्या होता है, बराबर। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम होता है, परावर्तन का दूसरा नियम होता है।
तो पहला नियम क्या बताएंगे कि आपतित किरण, ये आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों की शाखा एक ही बिंदु से है, तो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल से होते हैं। ये पहला नियम होता है। क्या बोलेंगे? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल से होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, ये बराबर होते हैं, है ना, बराबर ये वजह होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कोण आप देखेंगे पूरा 90 बन जाता है। जब इसको डाला जाता है दो हिस्सों में बटेगा, ये भी आपका 45, ये भी आपका कितना 45, इधर भी देखा जाए टोटल 90 होता है, ये भी 45, ये भी 45, तो दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। इसलिए एंगल आई एंगल आर के क्या होता है? बराबर होता है, सदैव बराबर होते हैं। जितना कोण ये बना के जाएगा उतना कोण ये भी आपका बनाएगा, इसलिए एंगल आई एंगल आर क्या होते हैं? सदैव बराबर होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन दोष, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा बात को यहाँ पर ये समझना है कि हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए कि परावर्तन का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसका उदाहरण कैसा, परावर्तन कोई उदाहरण दीजिए, आप समझाइए इसको कि दैनिक जीवन में इसका कहाँ महत्व निभाया जा रहा है। तो आपने देखा होगा, जैसे क्या देखा होगा, जैसे आपकी बाइक वगैरह होती है, बहुत दिन चलाते रहिए तो धूल धक्कड़ से वो बाइक आपको खराब दिखने लगती है, फिर अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो जब उसको आप किसी गैरेज वाले के पास लेके जाते हैं तो उसको धुलाई उलाई करा के जब पॉलिश वॉलिश मार दिया जाता है तो फिर आपको वही आंख से पहले भी देख रहे थे, वही आंख से फिर देख रहे हैं, तो आपको अच्छा दिखाई देता है। क्यों अच्छा दिखाई देता है? क्योंकि भैया आप ये देखेंगे पहले क्या था, उसमें खुरदुरापन ज्यादा आ गया था बाइक में, आप में, हाँ, खुरदुरापन जब ज्यादा आ गया था तो प्रकाश पड़ रहा था, तो प्रकाश को ज्यादा अवशोषित कर ले रहा था, तो आपकी आंखों तक उतना प्रकाश पहुंच नहीं रहा था। लेकिन वही चीज को जब आपने पॉलिश वॉलिश करा दिया, जब प्रकाश पड़ रहा तो सतह चिकना हो गया, तो प्रकाश पड़ेगा और टकरा के ऊंचाई से क्या करेगा? लौट जाएगा, तो कहेगा यार तो मस्त दिख रहा है, आज इसकी बाइक मस्त दिख रहा है। मान लेते किसी गली से आप गुजर रहे होते, यार एक घर बड़ा मस्त दिखाई दे रहा है, इसका घर बड़ा मस्त दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि भाई उसका घर पहले आप जब बनवाते हैं घर तो पूरा ईंट वगैरह दिखाई देता रहता है, बहुत खुरदुरा होता है, प्लास्टर आप कराते हैं, ठीक है, प्लास्टर वगैरह होता है, उसके बाद फिर आप पेंटिंग डेंटिंग अच्छे से कराते हैं, तो हर छिद्र का भाग मुड़ जाता है और सतह एकदम सपाट हो जाता है, तो प्रकाश पड़ेगा और आपकी आंखों तक पहुंच के आता है, ठीक है। जब प्रकाश पड़ेगा और आपकी आंखों तक पहुंच के आता है तो आप ये देखेंगे कि क्या देखेंगे कि भैया जब देखेंगे प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता है यार, तो जल्दी से पहुंचेगा, तो आप जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको दिखाई देता है कि यार प्रकाश तो बहुत अच्छा, बहुत घर अच्छा दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसका जो सतह है बहुत चिकना, इसलिए आपको अच्छा दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण होते हैं इस परावर्तन के, ये सारे क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो हमने बताया कि इसके दो नियम होते हैं, एक नियम आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, यानी आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा आपका क्या है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है? बराबर, अर्थात यहाँ पर आप बता सकते हैं, अर्थात एंगल आई जो होता है एंगल आर के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। ये बातें होती हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं? नियम होते हैं, ठीक है, ये आपका नियम यहाँ पर हो जाता है। चलिए, उसके बाद हम प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, इमेज की बात कर लेते हैं। हमारा इमेज क्या होता है? तो आपको पता है जैसे आप धूप वगैरह में खड़े हो जाते हैं तो आपकी कोई इमेज बन जाती है, कोई परछाई बन जाती है, ठीक है। तो परछाई बन जाती है तो आप देखेंगे क्या है कि इसका एक, अभी क्योंकि आप स्वयं खड़े हैं, आपकी परछाई बनी है, तो आप कहेंगे मेरा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए है क्या प्रतिबिंब बनता कहाँ है? तो यहाँ पर दो स्थितियां होती हैं, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। अगर हम कुछ इस दर्पण में देखते हैं तो मेरा एक इमेज आपका बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इमेज कहा जाता है। यहाँ पर रियल एंड वर्चुअल इमेज आपको बताया जाता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की स्थिति दिखाई जाती है, ठीक है। तो आप शीशा आपके सामने होता है, कोई दर्पण होता है, दर्पण का मतलब शीशा होता है, आप सामने देखेंगे तो आपका इमेज दिखाई देता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। और दो स्थितियां यहाँ पर अपवर्तन और किसके कारण? परावर्तन के कारण, यानी प्रकाश पड़ेगा, टकरा के लौटता है, तो तब आपके जाके सामने वाले में क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है, ये हो जाता है।
चलिए आगे फिर देखिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के मैंने बताया कि आपका रियल इमेज होता है। देखिए प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे आप क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी देखिए परावर्तन की हो या अपवर्तन की स्थिति हो, जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो वास्तव में कोई चीज का मिलन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए जैसे मान लेते हैं आप कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, और जा रहे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई धूल धक्कड़ से जमीन हो, ठीक है, और उसमें कोई जानवर अगर गुजर गया हो तो आपके सामने से तो गुजरा नहीं, बस उसके पैर वैर वगैरह से सांप वगैरह गुजर जाता है तो आप देखेंगे यार, कहेंगे इसे लगा कि रास्ता से सांप गुजर के गया है, तो क्या उस समय आप उसको देख रहे हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, बस उसका एक इमेज बन के गया है। तो लेकिन वो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में तो अब वही मान लो घूम के पता नहीं कहूं से होबे करो, घूम के सनसनाट फिर निकल जाए तो फिर कहेंगे यार तो वास्तव में चला गया हमारे सामने से, तो कैसा प्रतिबिंब आप बना देंगे वहां पर, तो आप कहेंगे वो वास्तविक बन जाता है क्योंकि सामने से गुजर गया। और नहीं देख रहे हैं उसका सिर्फ चिन्ह देख रहे हैं कि हाँ इसका सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, तो चीज आपको क्या कर दे के दिखाई देगा, वो आभासी होता है। ठीक है, इस प्रकार की दो प्रकार की हमारी इमेज होते हैं जो हमने आपको आभासी भी बताया आपको। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उससे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के आपके इस प्रकार के क्या हो जाते हैं, इमेज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तो गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा आपको, देखिए दर्पण की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिएगा दर्पण की अगर हम बात करते हैं, दर्पण यानी जिसको हम मिरर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिरर। दर्पण वैसे अगर भाग में बांटा जाता है दोस्त, एक हमारे पास क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसको हम समतल दर्पण कहेंगे। ये समतल दर्पण होता है जिसको हम पीछे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, तो पॉलिश कर दिया। अब आपको पता है कि पॉलिश करा, जब कोई मान लेते हैं यहाँ पर सूरज की किरणें हैं, ठीक है, अब इससे प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश जब पड़ता है तो टकरा के क्या करेगा, लौट जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक किरण को हमने और निकाला, एक किरण और निकली, ठीक है, और यूं पड़ेगा तो ये भी टकरा के क्या करेगा, देखिए ये भी टकरा के दिखेगा, यहाँ पर बात समझना, ये भी टकरा के क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। तो ये आगे कहीं मिलने वाले तो है नहीं, तो इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ा के क्या करते हैं, एक स्थान पे अपना क्या बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। आभासी कामा कैसा बनता है, तो आप कहेंगे सीधा बनता है, आभासी कामा सीधा। ठीक है, कोई किरणों को जब खींच कर कोई प्रतिबिंब बनाया जाता है दोस्त, वहां पर आभासी कामा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण होता है, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण होता है जिसको हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। ये हमारा स्फेरिकल मिरर होता है दोस्त, ये हमारा गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जिससे कोई एक कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला, एक तरफ इसके, एक तरफ दाएं एक तरफ बाएं ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब इस चीज को हम बाहर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, एक कांच का कोई खोखला होता है, इसको चाकू से दाएं बाएं दोनों सिरे पे काटे जाते हैं, और इसको मैंने अंदर पॉलिश कर दिया। ठीक है, लेप कर दिया, तो ये चीज आप देखिएगा कि आपका कौन सा दर्पण हो जाता है, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण हो जाता है, क्योंकि इसका भाग, उत्तल का मतलब इसका भाग क्या है, उभरा हुआ है, इसका भाग क्या है, उभरा हुआ है। और ये मेरा दर्पण कैसा हो जाता है, तो अवतल दर्पण हो जाता है, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पर देखिए इस वाले भाग को देखिएगा, ये वाला आपका भाग जो है इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह। और देखिए परावर्तक सतह उभरा है, देखिए उत्तल का मतलब यहाँ पर उस मतलब उभरा, इसका देखिए उभरा हुआ सतह है, इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। और ये अंदर वाला, अंदर वाले को हम यहाँ पर परावर्तक सतह कहते हैं, अंदर वाले को हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, दबा हुआ है, ये ऐसे बना है, तो ये दबा हुआ सतह है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, और देखिए दर्पण उत्तल अवतल फर्क नहीं होता। अगर मैंने अंदर पॉलिश कर दिया है, देखिए सॉरी बाहर पॉलिश कर दिया ऐसे, ठीक है, पॉलिश कर दिया तो मेरा क्या बन गया, अवतल। अगर मैंने अंदर पॉलिश कर दिया तो चीज आपका क्या कहलाएगा, उत्तल कहलाता है। तो वही होता है,
बस पॉलिश वाली बात होती है। अगर मैंने बाहर पॉलिश किया है तो अवतल दर्पण होता है, अगर मैंने अंदर पॉलिश कर दिया तो क्या बन जाता है, वो अब उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो दर्पणों की यहाँ पर प्राप्ति करते हैं। और फिर आप देखिएगा दोस्त कि गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर आपको बता दें कि गोलीय दर्पण जो होता है इसके दो भाग होते हैं। देखिएगा, एक भाग हमारा क्या हो जाता है, एक भाग हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, एक भाग हमारा अवतल दर्पण होता है जिसको कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, और एक भाग हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स आपका, ये कॉन्वेक्स मिरर आपका हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर के नाम से इसको जानते हैं। और एक हिस्सा हमारा क्या हो जाता है दोस्त, कॉनकेव मिरर हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के नाम से जाना जाता है। तो एक हमारा अवतल दर्पण, एक हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। चलिए समझते हैं। अवतल ये दर्पण मैंने बनाया, इसके बाहरी भाग में मैंने एक चांदी का लेप कर दिया, पॉलिश कर दिया, कहीं कहीं लाल ऑक्साइड का पेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, अवतल दर्पण बन जाता है। अब अवतल दर्पण के बीचों बीच से एक हम रेखा गुजारते हैं। ठीक है, इससे बीचों बीच से गुजारेंगे, और जिससे मान लेते हैं हमारा है ऐसे कोई, देखिए ये रेखा हमारी जाके जब, अच्छा इस रेखा को हमेशा बीचों बीच लेके जाना, इस रेखा को हमेशा बीचों बीच लेके जाना, क्योंकि आपको पता है जब इसको पूरा घुमा देंगे तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, और ये जो आपका होता है वो पूरा व्यास के जैसा काम करता है। एक वृत्त का ये सेंटर से कोई रेखा जाती है तो वो सबसे बड़ी जीवा वही सबसे बड़ी व्यास होती है, वही सबसे बड़ी मुखिया होता है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर मुख्य अक्ष कहा जाता है दोस्त। इसको हमेशा आप थोड़ा सा आगे पीछे नहीं बल्कि ध्यान रखिएगा, बीचों बीच लेके चलेंगे, और जिस बिंदु पर जाके पड़ेगा उसको क्या कहते हैं, देखिए इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पोल। और पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है। यहाँ पर क्या कहेंगे, ध्रुव होता है। ठीक है, और उसके आगे जब आप आगे आते हैं तो आगे पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोकस। फिर आपको यहाँ पर क्या मिलता है, वक्रता केंद्र मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा, वक्रता केंद्र मिलेगा। और इसकी खासियत क्या होती है दोस्त, कि जैसे आप देखिए मान लेते हैं इधर से कोई वस्तु है, जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो प्रकाश जब पड़ेगा तो टकरा के हमेशा कहाँ से निकल के जाएगा, फोकस से। इधर भी पड़ेगा तो टकरा के कहाँ से निकल के जाएगा, पड़ेगा टकरा के कहाँ से निकल के जाएंगे, फोकस पे ही निकल के जाता है। ठीक है, तो फोकस पे ही निकल के जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी। अभी का मतलब होता है कि ये क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। इसीलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, देखिए अवतल दर्पण या हम अभिसारी दर्पण। देखिए अब क्वेश्चन में कभी कभी न्यूमेरिकल में अभिसारी दर्पण दे देगा तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना ही अवतल दर्पण कहलाता है। इसलिए अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्ज मिरर। ठीक है, क्या होता है, कन्वर्ज। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कन्वर्ज मिरर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना, इसका मतलब अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। और जिस बिंदु पर इकट्ठा करता है उसको क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। इसका नाम यहाँ पर क्या देंगे, इसका नाम हम क्या देते हैं, मुख्य फोकस का नाम यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे साहब इसको मुख्य फोकस का नाम दिया जाता है। सी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सी को तो हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये हमारा पुल होता है जिसको हम मुख्य ध्रुव या ध्रुव के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा अवतल दर्पण हो जाता है। सेम प्रोसेस अगर हम उत्तल दर्पण की यहाँ पर बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण के आंतरिक हिस्सों पे हम पॉलिश कर देते हैं। हमने पॉलिश कर दिया, कोई भी किरण को हमने यहाँ पे डाला तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, मुख्य ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस पर जैसी प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो टकरा के यूं बाहर भाग जाएंगी, ऐसे पड़ेंगे टकरा के यूं क्या करेंगे, बाहर। ये किरणें पड़ेंगे टकरा के बाहर हो जाती है, किरणें पड़ेंगे टकरा के बाहर हो जाती हैं। तो इस पे जैसे किरणों को आप डालते हैं दोस्त ना, जैसे किरणों को यहाँ पर आप डालेंगे तो आप ये देखेंगे किरणें भाग जाती हैं। तो आगे आपका एक फोकस होता है, फिर आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो इन किरणों को जो लगा के हम ऐंच के यहाँ पर मिला देते हैं, जो लगा के ऐंचेंगे तो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, मुख्य फोकस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो आज आपने देखा कि दर्पण मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। और इसको हम या एक नाम से और जानते हैं जिसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण।
जिसको हम डाइवर्ज मिरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाइवर्ज मिरर के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए देखिए ये आपका डाइवर्ज मिरर आपका रहेगा। ठीक है, डाइवर्ज मिरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा डाइवर्ज मिरर होता है। देखिए इसका मतलब होता है, उत्तल दर्पण का मतलब होता है दोस्त की प्रकाश को क्या कर देना, प्रकाश को फैला देना। और आपको बता दें बाहरी वाले सतह को हम क्या कहते हैं, तो आपको फिर से बता दें इसको परावर्तक सतह कहा जाता है। और ये कलाई किया गया तल होता है। क्या होता है, कलाई किया गया आपका क्या होता है, तल होता है। एक कलाई किया गया तल होता है। और आपको बता दें कि ये भाग आपका क्या है, तो आप कहेंगे कलाई किया गया आपका क्या होता है, तल होता है। ठीक है, और अंदर वाले भाग को आप क्या कहते हैं, ये जो आपका अंदर वाला भाग बना है इस भाग को आप क्या कहेंगे, इस वाले भाग को आप, तो आप इसको क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे साहब इसको तो हम परावर्तक सतह बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मिला उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे यहाँ पर। और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो आज आपने देखा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और आपने क्या देखा, उत्तल दर्पण। एक ने देखा कि प्रकाश को यहाँ पर अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करता है, और एक आपने देखा कि प्रकाश के लोग क्या करता है, फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर बातें होती हैं। चलिए और आगे आपको थोड़ा बताते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं को लिखिए, तो आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए मैंने एक क्या लिया, दर्पण लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्रकार का दर्पण लिया, चलिए ले लिया मैंने। तो दर्पण को हमने यहाँ पे लिया। चलिए जब दिया तो अब इसके बीचों बीच में एक रेखा डालते हैं हम, ये डाला मैंने, जिसको क्या कहेंगे, मुख्य ध्रुव। और यहाँ पर आएंगे तो फोकस, फिर आप आएंगे तो क्या होगा, वक्रता केंद्र। फिर यहाँ से एक वस्तु रख देते हैं जिसका नाम क्या है, O और O'। इससे प्रकाश किरण निकलेगा और निकल के टकरा के हमेशा कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस से। एक वक्रता केंद्र से निकलता है और वक्रता केंद्र से निकली किरण जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से वापस होके लौट जाता है। तो ये दोनों जहां पर मिलते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों आपस में खुद से मिले हैं, तो यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, तो कहेंगे साहब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तव में मिल के बने हैं। देखिए दोनों किरणें निकली है, वास्तव में कोई खींचा खांची नहीं, वास्तव में अपने आप से मिलके बनी है। तो यहाँ पर आपका कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक कामा उल्टा बना है। ठीक है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि मुख अक्ष की, अब आपको बता दें कि ये जो आपकी रेखा है, इस रेखा को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे मुख अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, तो आपका जवाब होगा मुख्य अक्ष कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे भैया, तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, मुख्य ध्रुव के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे मुख्य फोकस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना है, ये हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब। और ये हमारा क्या होता है, तो वक्रता केंद्र होता है। इसी को हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। और ये हमारा यहाँ पर क्या रखा है, तो आप कहेंगे वस्तु रखा है, जिसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये प्रकार की आपकी दर्पणें हैं जो कि आप यहाँ समझ सकते हैं। इसको हमेशा बीचों बीच से डालता है, जिस बिंदु पर पड़ेगा उसको मुख्य ध्रुव कहा जाता है। और सारी दूरियां हमेशा मुख्य ध्रुव से ही नापी जाती है। आपको सारी दूरियां कहाँ से नापना पड़ेगा, मुख्य ध्रुव से। ध्यान देना, मुख्य ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मुख्य ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हम अपने आप से बना लेंगे कि मुख्य ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, इसको स्मॉल f से लिखा जाता है। और मुख्य ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल r से लिखा जाता है। और इसको यहाँ तक की भी दूरी को v से लिखा जाता है। और मुख्य ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। तो सारी दूरियां जब आपको नापना है तो दोस्त मुख्य ध्रुव से ही नापना है। तो आप मुख्य ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से लिखा जाता है। मुख्य ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, स्मॉल v से लिखा जाता है। मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल r से लिखा जाता है। और मुख्य ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, स्मॉल u से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बातें होती हैं। यहाँ पर आपको बता दें एक सिरा m1 है, इसका एक सिरा क्या है, m2 है। यही दोनों सिरों को जब हम आपस में मिला लेते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ये दर्पण का क्या हो जाता है, दर्पण का द्वारक। इसी को दर्पण के द्वारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी दर्पण का कोई सिरा होगा, एक m1 दूसरा m2, दोनों को आपस में मिलाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। चलिए अब आगे समझते हैं।
तो आपने आपने पीछे देखा होगा, देखिए यहाँ पर और ले चलते हैं, देखिएगा और चल भाई चलिए। तो देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं यहाँ पर समझना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मुख्य ध्रुव की बात की गई है, या मुख्य अक्ष क्या है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी आपको समझाया। मुख्य ध्रुव क्या है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, देखिए परावर्तक, ये आपका दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु पर ध्रुव कहते हैं। इसे किससे लिखा जाता है, पी से। भाई पोल होता है और पोल का पहला अक्षर क्या होता है, पी, इसलिए इसको किससे लिखा जाता है, पी से लिखा जाता है। मुख्य फोकस क्या होता है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये पूछी जाती है दोस्त। प्रिंसिपल ऑफ फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। आपको पता है ना, ये देखिए दर्पण है, ये आपको बना के बता देते हैं, आपका फोकस है, वक्रता केंद्र है। ये हमेशा देखिए जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख्य अक्ष की रेखा होती है, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात हमेशा कहां से होके जाती हैं, फोकस से होके जाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल एफ से। ठीक है, किससे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे स्मॉल एफ से यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अच्छा चलिए यहाँ पर अब बात समझिएगा ध्यानपूर्वक कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम होता है दोस्त, पक्का एग्जाम में 2 से 3 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहचानवा देते हैं कि यार हम इमेज बनाते कैसे हैं, कैसे किरणों को खींचा जाता है, वही सबसे पहले आपको यहाँ पर सिखाने हम जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए पहली देखिए परिभाषा क्या है, पहली परिभाषा क्या है ध्यान रखिएगा। परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये आपकी मुख्य अक्ष की रेखा आप जानते हैं, मुख्य ध्रुव है, ये आपका फोकस होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, और पहली परिभाषा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें वो हमेशा परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाता है, वो फोकस से ही होके जाता है। इसका नियम है, पहला नियम है प्रतिबिंब बनाने का। जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी तो परावर्तन के पश्चात हमेशा कहां से होके जाएगा, फोकस से ही होके जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं किरणों को मैंने डाला तो ये टकरा के क्या कर रहा है, वापस लौट रहा है, लेकिन इनको खींच के मैंने आगे क्या करा है, मिला दिया, तो फोकस में आके क्या करे हैं, ये मिल गए। ये उत्तल दर्पण की स्थिति है। तो आपका पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वो हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। इसका पहला नियम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे दूसरा क्या है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरणें होती हैं वो हमेशा जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। तो जब भी दोस्त दिमाग में रखिएगा, कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से आप डालिएगा तो वो किसी अन्य मार्ग पे नहीं जाता, जाके भले दर्पण से टकराएगा, लेकिन जिस रास्ते से जाके टकराएगा उसी रास्ते से क्या करता है, ये लौट भी आता है। ये दूसरा नियम होता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा नियम आपका क्या होता है, तीसरे नियम की खासियत होती है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस से होके जाता है तो हमेशा मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम तीसरा नियम कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम हो गया। पहला नियम क्या बोलेंगे आप, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य फोकस से होके जाती हैं। और दूसरा नियम आप क्या बताएंगे कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें हमेशा अपनी ही दिशा पे वापस लौट आती है। तीसरी बातें क्या है, तीसरी बातें है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। तो 3 नियम है, ध्यान रखिएगा। एक है कि हम मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरी बात है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। और तीसरी बात है कि जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएगा और मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ये 3 नियम हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एक टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 नंबर का यहाँ से एक टॉपिक आपसे जरूर पूछा जाएगा। और ये आपको अगर आता रहेगा दोस्त तो आप अच्छे से सवाल भी यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि सवाल में चित्र भी बनाने के लिए कह देता है, तो आपको अच्छे से आता रहेगा। ठीक है, देखिएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का क्या है, बनाना है।
स्थितियों को हम पहले से दिखा सकें, जिससे कि क्योंकि एग्जाम बहुत आपका नजदीक है, जितना हो सके जल्दी जल्दी आप उनको पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको स्थिति दिखा देते हैं, एक बार समझा देते हैं। देखिएगा जैसे कोई हमारी ये दर्पण है, ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है, दर्पण है। ठीक है, दर्पण है और ये हमारा क्या है, मुख्य ध्रुव होता है, और ये दोस्त हमारा फोकस होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या रखा है, अनंत रखा है। ठीक है, क्या रखा है, अनंत। तो एक बार हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। एक बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा, एक बार वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा, और एक बार वक्रता केंद्र और फोकस पे रखा जाएगा, एक बार फोकस पे रखा जाएगा, फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो ये पहला नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक आप समझने की कोशिश करें दोस्त। चलिए देखिएगा, ये पहला नंबर आपका हो जाएगा, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, और क्या होता है, छठवां नंबर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमको कई जगह वस्तु को रखना है। तो आप सबसे पहले बताएंगे वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो आपका जवाब होगा अनंत पे रखा जाएगा। दूसरी बात क्या बताएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा। तीसरी बात, वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा। चौथी बात, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा। पांचवी बात, फोकस पे रखा जाएगा, और छठवीं बात, फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो हम 6 स्थितियां देखेंगे। तो आपने देखा ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में वस्तु को कई जगह रखा जाता है। तो दोस्त आपका जवाब होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह में रखा जाता है। पहला अनंत है, फिर अनंत वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच, फोकस और फोकस मुख्य ध्रुव के बीच में होता है। ठीक है, ऐसे होता है। इसको हम एक शॉर्ट तरीके से भी आपको सिखा सकते हैं, कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। क्या कर देखिएगा, हम स्थितियां दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ नंबरिंग, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, 5 नंबर। और छठवें का क्या हो जाएगा, छठवां कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वास्तविक कामा उल्टा बनता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य अक्ष के, अगर देखिए मुख्य अक्ष की रेखा होती है दोस्त, अगर उसके नीचे कोई बना है, और आपको हमेशा बता दें दोस्त कि वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा ही रहता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है, और आभासी के साथ हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है। कभी वास्तविक के साथ अगर सीधा दे दे, खटाक से ऑप्शन को काट दीजिएगा, क्योंकि वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी के साथ हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। बात को आप नोट करके यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, और मुख्य अक्ष के नीचे कोई चीज इमेज बन रहा है, हमेशा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उल्टा कैसे, क्योंकि वस्तु का मुख ऊपर होगा, प्रतिबिंब का मुख कहाँ होगा, नीचे। इसलिए क्या देखिए, अब जैसे देखिए ये ऐसे रखा होगा, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे बन जाए तो उलट जाएगा ना, ऐसे वस्तु को उलट के रखा जाएगा। वस्तु ऊपर होगा, प्रतिबिंब नीचे, तो उल्टा बोला जाता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के नीचे है तो वास्तविक कामा उल्टा, ऊपर बनता है तो आभासी कामा सीधा होता है। ठीक है, चलिए इसको ट्रिक की सहायता से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर को पहले नंबर से कंपेयर कराना है इसका, और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से, तीसरे को तीसरे से कराना है, चौथे को चौथे से कराना है, पांचवे को पांचवे से कराना है। ठीक है, और छठवीं स्थिति आपकी कहाँ चली जाती है, पीछे चला जाता है। ठीक है, तो चलिए आपसे कोई पूछे, बताइए भैया, हाँ कि वस्तु मेरा अनंत पे रखा है, वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पे, तो कहेंगे 1 नंबर है, तो 1 नंबर यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे फोकस पे। कहाँ पे है, फोकस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, तो आप कहेंगे फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे तो वास्तविक कामा उल्टा बनेगा। हमेशा मैंने बताया मुख्य अक्ष के नीचे तो वास्तविक कामा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, तो आपको पता है यार वस्तु तो अनंत पे रखा है, उसके अपेक्षा में हम तुल्य हैं, छोटा से हैं, तो बिंदु के आकार के जैसा आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे दर्पण की ओर जाएंगे, प्रतिबिंब का साइज जो वस्तु का जो साइज होगा घटता जाएगा, और प्रतिबिंब का साइज बढ़ता चला जाता है। तो दर्पण के पास जाएंगे तो वस्तु का आकार घटता है, और दर्पण से दूर जाएंगे तो वस्तु का आकार यानी प्रतिबिंब का आकार क्या करता है, बढ़ता है। तो इधर जाने पर देखिए ये हमारा क्या होता है, घटता है, और इधर आने पर क्या होता है, ये हमारा बढ़ता है। ठीक है,
और ये नीचे बनेगा तो वास्तविक कामा उल्टा, तो एक को ए से कंपेयर कराना। और देखिए दो को दो से, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या है, दो नंबर कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तीन को तीन पे देखिएगा, तीन को तीन पे रखा है, इसका मतलब है वास्तविक कामा उल्टा बनेगा लेकिन आकार में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु को रखा जाए तो उसके बराबर ही प्रतिबिंब बने, वो स्थिति है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उतने बड़ा आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। देखिए चौथी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, तो चौथी स्थिति आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनाएंगे। पांचवा क्या है, आप कहेंगे फोकस में, तो पांचवा आपका क्या कहेंगे, अनंत। ध्यान रखिएगा, अनंत है तो फोकस और फोकस है तो अनंत होता है। और छठवीं स्थिति हमारे फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में होता है, तो छठवीं स्थिति पीछे चला जाता है, जो कि दर्पण के पीछे होता है। और आभासी कामा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी कामा सीधा होता है यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन फिर आप भूलेंगे नहीं। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर तो पक्का पूछा जाएगा। तो बस एक नंबर ऐसे आप ट्रिक बना लीजिएगा, एक नंबर को एक नंबर से कंपेयर कराना, और देखिएगा 2 नंबर को आप दो, देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6, फिर आप यहाँ छोड़ दीजिएगा, एफ से चलिएगा। बस ध्यान रखिएगा, अनंत है तो फोकस, फोकस है तो अनंत भाई, तो एक को यहाँ से कंपेयर, तो 1 2 3 4 और 5। अब जैसे कोई पूछे यार वस्तु, भैया हमने वस्तु को फोकस पे रख दिया, तो बताइए ये फोकस के नंबर पे है, तो आप कहेंगे 5 नंबर। इधर ढूंढिए 5 नंबर कहाँ है, तो आप कहेंगे यार तो यहाँ पर है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और मुख्य अक्ष के नीचे है तो वास्तविक कामा उल्टा बनता है, वास्तविक कामा उल्टा बनता है। और साथ में रखिएगा कि बहुत बड़ा बनेगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पे बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कंपेयर चीजों को यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, समझते हैं। पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु को कहां पे रखा जाए, अनंत पे हो, तो आपने देखा कि वस्तु को अनंत पे रखा है। और अनंत से आने वाली किरणों की पहचान क्या होती है दोस्त, एक दूसरे के हमेशा समांतर होते हैं, ठीक है। अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखिए ये प्रकाश किरणें जा रही हैं और ये जा की देखिए दर्पण से टकराएंगी तो यूं होके क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाती हैं। ये सारी कहाँ पर इकट्ठा होती हैं, तो आप कहेंगे फोकस पर इकट्ठा होती हैं। ये सारी किरणें फोकस पर इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। तो यहीं पर अपना क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिएगा वस्तु की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे अनंत है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो आपने कहा कि फोकस पे बन रहा है। तो वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, अनंत पे रखा गया है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, अत्यंत छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक कामा उल्टा है, ठीक है। जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक कामा उल्टा होगा। तो अभी आपको एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, वस्तु को अनंत पे आपने देखिएगा, अभी आपको समझा देते हैं। देखिएगा ये कहाँ गया, देखिएगा देखिएगा अगर आपने देखा कि वस्तु को अनंत पे रखा गया है, तो एक नंबर को एक नंबर से कंपेयर कराइए, तो एक नंबर यहाँ पर कहाँ है, फोकस पे है, ठीक है। यानी वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और एकदम देखिए वास्तविक कामा उल्टा बनता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बना और दर्पण के आगे और मुख्य अक्ष के नीचे बना, तो वास्तविक कामा हमेशा क्या बनता है, उल्टा ही बनता है। 2 नंबर कहाँ देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब 2 नंबर ढूंढिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक कामा उल्टा होगा लेकिन छोटा, इससे क्या होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। ऐसे आप बताएंगे, ठीक है। तो ये स्थितियां होती हैं दोस्त यहाँ पर समझने के लिए। ये आपको पहली स्थिति बता दिया। अब चलते हैं दूसरी स्थिति भी देखेंगे। अब मैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा है, ठीक है। इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, ऐसे फोकस होकर क्या करेंगे, चली जाती हैं। और एक वक्रता केंद्र से मैंने निकाला है। देखिए चित्र बनाना आपको आना चाहिए, आपको बार बार खूब अभ्यास करना पड़ेगा जिससे कि आपको बनाना आ जाए। क्योंकि यहाँ से भैया मैंने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को आपको सिखाऊंगा। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां, ट्रिक्स भी माध्यम से आपको समझा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ये दावा के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर आपका एक प्रतिबिंब बनता है। तो आपने देखा कि वस्तु को कहाँ पे रखा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। तो आप देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, तो आपका जवाब होगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो क्या है, छोटा है, ठीक है, वस्तु से क्या है, छोटा है। और कैसा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है, तो वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है।
स्थितियों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी आपने देखा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आपका बना और वस्तु से छोटा रहता है और वास्तविक कामा क्या रहेगा, उल्टा रहता है। दूसरी स्थिति हो जाती है, ठीक है। ऐसी तीसरी स्थिति की बात करते हैं तो देखिए तीसरे में क्या होगा कि आपने कहां पे रखा, वक्रता केंद्र पर ही आपने रखा, ठीक है। वक्रता केंद्र पर रखा, प्रकाश किरणें गई, फोकस से होकर चली गई और एक किरणों को पुनः फोकस से होकर आप गुजारेंगे तो देखिए ये टकरा के से लौट जाएगा तो जाके यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम मैंने आई और क्या रखा, आई डैश रखा। यही एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर वस्तु को रखा जाए वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है, वह स्थिति वक्रता केंद्र होता है भैया, बहुत बार पूछा जाता है। तो और देखिए जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है और देखिए वस्तु के बराबर है, सी पे रखा है, प्रतिबिंब भी सी पर बना है और वास्तविक कामा कैसा रहेगा, उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा। पांचवी स्थिति वास्तविक कामा उल्टा, बस वही छठवीं स्थिति पीछे चला जाता है, दर्पण के पीछे और मुख अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए आभासी कामा वो सीधा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे और यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं दोस्त कि जब हमने यहाँ पे देखा कि ये देखिए आपने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है, वस्तु का नाम O और O डैश है, इनसे प्रकाश किरणें यो निकला है, आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरणें निकली है, ये देखिए प्रकाश किरणें, तो ये जब प्रकाश किरणें निकली है तो टकरा क्यों जा रहा है, एक फोकस से फिर आपने निकाल दिया तो ठीक है ये टकरा के चला गया, तो आगे जाके यहाँ पर इनका एक इमेज बन जाता है जिसका नाम मैंने आई और क्या रखा, आई डैश रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए भैया आप वस्तु कहाँ पे रखे हैं, तो आप कहेंगे अनंत और सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं। आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो भैया आप बताएंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और देखिए नीचे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, वास्तविक कामा क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए F व C के बीच में है, C व अनंत के बीच में है, वास्तविक कामा उल्टा है और वस्तु से क्या है, थोड़ा बड़ा रहेगा। अब की वस्तु से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, अब वस्तु के बराबर हो चुका है, अब आगे चलेगा तो फिर वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां आपकी चल रही होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ये आप देखेंगे आपके पास पांचवी स्थिति होगा कि आपकी वस्तु को कहां पे रखा जाएगा, फोकस पे रखा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पर नाम आप O और O डैश दे सकते हैं, O और O डैश है, प्रकाश किरणें निकलती हैं, यू फोकस से होके क्या करेगा, आगे निकल जाता है, एक ऐसे जाएगा और यू जाके टकरा के फिर लौट आएगा, यू फोकस से आगे होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निश्चित होगा कि आगे जाके ये कहीं अनंत पर अपना प्रतिबिंब क्या करते हैं, बना लेते हैं, आगे जाके कहीं अनंत पर अपना प्रतिबिंब क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो भैया आपने देखा कि वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, तो आपने देखा कि वस्तु को फोकस पे रखा गया है और आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो आप कहेंगे अनंत पे बन रहा है और बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा और साथ में वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा होता है। तो यह पर है, अनंत पर है, बहुत बड़ा है, वास्तविक कामा क्या है, उल्टा होता है, ठीक है। चलिए आगे स्थितियों को समझेंगे। छठवीं स्थिति आपकी आ जाती है। छठवीं में आप देखेंगे दोस्त कि हमारा जो है वो फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में होता है, फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में। देखिए आपने वस्तु को रखा O और O डैश, प्रकाश किरणें निकलता है, टकरा के से फोकस होके क्या करेगा, चला जाता है, एक प्रकाश किरण को फिर से डाला जाएगा, टकरा के यूं क्या करेगा, इसे बाहर की ओर लौट जाता है। तो आगे इनका मुंह फैलता चला जाता है, हम कहेंगे अनंत पे भी जाके नहीं मिल सकते, इसलिए अब इन प्रतिबिंबों को हमें जोड़ लगा के खींचना पड़ेगा। इनको जोड़ लगा के हम क्या करेंगे, खींचते हैं, हमारा एक प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम होता है आई और क्या, आई डैश। यहीं पर एक इमेज बनता है जो कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो बताएंगे कि वस्तु को कहाँ रखा, फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में रखा, प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे, कैसा है, तो कहेंगे आभासी कामा सीधा है दोस्त। तो आपने देखा कि मेरे पास 6 स्थिति होती हैं, 6 में छठवीं स्थिति ऐसी स्थिति है जो आभासी कामा सीधा बना रहा है, नहीं तो जितने भी स्थितियां थी सभी वास्तविक कामा क्या बना रहे थे, उल्टा बना रहे थे, ठीक है। तो ऐसे हम इन चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉन्वेक्स मिरर आपका होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर 2 स्थितियां होती हैं। पहली वस्तु को हमने कहाँ पे रख दिया है, आप कहेंगे अनंत पे रख दिया है। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है दोस्त, तो वहां से आने वाली जो किरणें होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं,
भाई वहां से टेढ़ी मेढ़ी चलती भी है तो ठीक एक लाते आते एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इस सभी प्रकाश किरणें आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है, जाएंगी और जा जाके टकरा के क्या करती हैं, बाहर लौट जाती हैं। ठीक है, ऐसे की कोई उत्तल दर्पण है भाई, जैसे प्रकाश परावर्तक सतह पे पड़ता है तो टकरा के यूं लौट जाएगा, तो इनको तो हमें जोर लगा के खींचना पड़ेगा। जब हम खींचते हैं तो यहीं पर एक अपना क्या बना देते हैं, प्रतिबिंब बना देते हैं। तो बताइए वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां पर बना, तो आप कहेंगे फोकस पे बना। कहां पर बना, फोकस। देखिएगा पहली स्थिति आपका जो है, देखिएगा ये आपका मुख्य ध्रुव होता है। ठीक है, देखिए वस्तु, देखिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखिएगा ये स्थितियां आपको समझना पड़ेगा। देखिए तो आप ये देखेंगे भैया कि हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, तो आपका जवाब होगा अनंत पे होगा। प्रतिबिंब मेरा कहाँ पर बना, तो आप कहेंगे फोकस पर बना है। कहाँ पर बना, भी फोकस पे बना है। ठीक है, ये फोकस पे बना है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंदु के आकार जैसा है, बिंदु के आकार जैसा होगा। ठीक है, हमारा जो स्थिति होगा, देखिएगा आपने वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार के है, और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या रहेगा, आभासी कामा सीधा। आभासी कामा क्या रहेगा, सीधा रहेगा, क्योंकि अपने आप से बना है। आभासी कामा सीधा, यहाँ पर कैसा बनेगा, आभासी कामा सीधा, और वस्तु से तो हमेशा छोटा ही रहेगा। उत्तल दर्पण की एक खासियत होती है दोस्त, इसीलिए आपने देखा जब बाइक को भी चलाते हैं तो उसमें उत्तल दर्पण साइड मिरर में लगाया जाता है, क्योंकि उसका जो खासियत है, भले छोटा सा दर्पण होता है लेकिन पीछे आ रही बड़ी बड़ी सी ट्रक उसमें इमेज बना देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बनता है वो वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसलिए तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है ये। दो उत्तल दर्पण की आपकी स्थिति हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका जो है वस्तु अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में अगर होता है तो आप ये देखेंगे कि जैसे अब आपने देखा कि जैसे प्रकाश किरणों को डाला, ये डाला मैंने, ये टकरा के यूं बाहर की ओर जा रहा है, तो भैया मिल सकता नहीं। इनको पकड़ के हमने क्या करा, खींचे, पीछे खींचा एक यहाँ पर, और एक मैंने वक्रता केंद्र पे लेके गया, और जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से क्या करेगा, लौट भी आता है। तो यहाँ पर एक अपना इमेज बना देते हैं जिसका नाम आई और क्या है, आई डैश होता है। ठीक है, तो चलिए वस्तु, अब आप देखेंगे वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, तो आपका जवाब होगा अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ है, मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में, मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में है, और दर्पण के कहाँ है, पीछे है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आभासी कामा क्या है, सीधा, तथा वस्तु से क्या है, छोटा, तथा वस्तु से क्या है, छोटा रहेगा। ठीक है, वस्तु से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब आप चाहे जहां रख, देखिए छह स्थिति यहां भी बना सकते हैं, लेकिन अब आप चाहे जहां पे रखेंगे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा और मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बन सकता। ठीक है, और हमेशा वस्तु से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं बन सकता। तो आपने देखा कि उत्तल दर्पण पहली स्थिति आपको अनंत पे रखा जाता है, फोकस पे बनता है, आभासी कामा सीधा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार जैसा होता है। उसके बाद आपने देखा कि अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में चाहे जहां रख लें, भाई 6-5 बच्चे चाहे जहां रख ले, हमेशा प्रतिबिंब मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी कामा सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो दोस्त आपने देखा कि अवतल दर्पण और आपने उत्तल दर्पण, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिकों को आपको अच्छे से खूब रिवीजन कर लेना है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि गोली दर्पण के लिए यूवी अपने संबंध पूछा गया है। हालांकि यह संबंध आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये चीज काट दिया गया है, नहीं तो इनको हम प्रूव करके भी आपको दिखा देते। हालांकि अवतल दर्पण के लिए तो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे, इनका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहीं पर हम समझा देते हैं। देखिए ये मेरा अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो जाता है, और इनके बीचों बीच हमने एक मुख्य ध्रुव रखा, ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पे कोई मैंने वस्तु रखा, प्रकाश किरण ले जाएगा और ये टकरा के फोकस से होके क्या करेगा, निकल जाता है। एक को मैंने डाला वक्रता केंद्र से, जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से टकरा के वापस लौट जाता है, और यहाँ अपना एक प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम क्या है, आई और आई डैश होता है। ठीक है, ध्यान पूर्वक को समझिएगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये मेरा अवतल दर्पण है, और ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह होता है। इसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ
ये हमारा परावर्तक सतह होता है। ये हमारा कलई किया गया तल होता है, ठीक है, कलई किया गया तल होता है। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे साहब, इसको तो हम मुख्य ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव। और ये मेरा क्या होता है, फोकस, ये मेरा वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पर मैंने वस्तु रखा जिसका नाम O और क्या है, O डैश है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारी दूरियां मुख्य ध्रुव से ही नापी जाती है, कहीं से मत मापिएगा। चाहे परिभाषा की बात की जाए, चाहे परिभाषा की बात की जाए, चाहे दूरी नापने की बात की जाए, सारी दूरियां मुख्य ध्रुव से ही नापी जाती है, इसके अलावा कहीं से नहीं नापी जाती, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि जैसे मैंने प्रकाश किरणों को डाला, ये फोकस से होकर निकल जाएगा, एक को फिर से डाला तो टकरा के वक्रता केंद्र से निकल जाता है। अभी नियम मैंने समझाया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें चलती है तो हमेशा फोकस से होकर जाएगा। अगर कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो टकरा अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर दोनों बनते तो अपना एक इमेज बनाता है जिसका नाम आई और क्या है, आई डैश होता है, ठीक है। इसका नाम आई और क्या है, आई डैश होता है, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि सारी दूरियां मुख्य ध्रुव से नापी जाएंगी, ठीक है। तो मुख्य ध्रुव से फोकस तक की दूरी को आपका जवाब होगा स्मॉल f से लिखा जाता है, ठीक है। और मुख्य ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल v से लिखा जाएगा। और मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या r से लिखा जाता है। और मुख्य ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को किससे लिखा जाता है, अरे सॉरी, इसको u से लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा, आप कहेंगे u से लिखा जाता है, ठीक है। इसको किससे लिखा जाता है, u से लिखा जाता है, स्मॉल u से लिखा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, सवाल लगाने बहुत महत्वपूर्ण आपको रोल अदा करेगा। यानी मुख्य ध्रुव से फोकस तक की दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है, ये फोकस दूरी है। मुख्य ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे v से लिखा जाता है। और मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को r से लिखा जाता है। और मुख्य ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को u से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आपको और बता दें, आपने कहा कि सारी दूरियां कहां से नापेंगे, तो आप कहेंगे मुख्य ध्रुव से नापा जाता है। और एक बात और बता दें, जैसे मान लेते हैं कि हम देखिएगा, ये किरणें हमारी आपतित किरणें हैं, ठीक है। अगर आपतित किरण इधर जा रही है, मान लेते हैं आपतित किरण इधर जा रहा है, ठीक है, और एक वस्तु को इधर खड़ा कर दिया जाए, हमारे साथ साथ वो चले, तो हम दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो प्लस प्लस में होंगे। अब मान लेते हैं हम इधर से जा रहे हैं और कोई उधर से आएगा तो टकरा जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम आपतित किरण की दिशा में चलते हैं तो सारा चीज प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। आपतित किरण की दिशा में जाने पर ध्यान रखिएगा, आपतित किरण के दिशा में जाने पर धन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, प्रयोग किया जाएगा। अगर उसके विपरीत आते हैं, विपरीत अगर आएंगे, विपरीत का मतलब विपरीत आएंगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं तो और आप भी जा रहे हैं तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। अब किरण इधर जा रहे हैं और आप इधर आ रहे हैं तो फिर किस में हो जाएगा, क्योंकि आपतित किरण तो अपना दिशा कभी नहीं बदल सकता, बदलेंगे तो आप बदलेंगे, ठीक है। और हमेशा वस्तु को सामने रखा जाता है, क्योंकि जो सूरज भगवान होते हैं हमेशा पूरब से ही उगते हैं, हमेशा सामने से उगते हैं, इसलिए वस्तु को हमेशा सामने ही रखा जाता है दोस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह भी तो एक शर्त है ना यार, कि सारी दूरी कहाँ से नापना है, तो आप कहेंगे मुख्य ध्रुव से नापना है। सारी दूरी कहाँ से नापना है, तो आप कहेंगे मुख्य ध्रुव से नापना है। शर्त ये भी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जब हम P से F की ओर आएंगे, बताइए हम P से कहाँ आएंगे, F इधर आ रहे हैं और हमारी किरणें इधर जा रही हैं, तो हम तो विपरीत हो गए ना, इसलिए इसको किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। अब ऐसे P से I तक आएंगे, फिर विपरीत आएंगे तो माइनस में लिया जाएगा। P से C, फिर देखिए P से C हम इधर आएंगे ना भाई, P से C हम इधर आएंगे और हमारी किरणें इधर, तो इसको किस में लिया जाएगा, माइनस। ऐसे वस्तु को भी किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाता है, ठीक है। और ध्यान देना, ये मुख्य अक्ष के ऊपर कोई चीज है तो हमेशा प्लस में होता है, और मुख्य अक्ष के नीचे कोई चीज है तो आपको क्या रहेंगे, आपको माइनस में लेना पड़ेगा। ये मुख्य अक्ष की लाइन है, ऊपर की कोई चीज है तो क्या होगा, प्लस में, नीचे की कोई चीज है तो किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाता है। इसलिए अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में होती हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि u
कामा बी कामा एफ में अगर संबंध आपसे पूछता है तो संबंध ध्यान रखिएगा, प्रूफ आपको हम करा सकते दोस्त, लेकिन है नहीं तो फालतू परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1/f 1/b प्लस 1 क्या होता है u। ध्यान रखना, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों के लिए वही लगता है। जिसमें आपको अगर हम यहाँ पर अवतल दर्पण की चर्चा कर लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें u आपका माइनस होता है, u आपका क्या है? माइनस आपका होता है, और v भी आपका क्या होगा? माइनस होगा। r भी क्या होगा? तो आप कहेंगे माइनस होगा, और f भी कैसा होगा? तो आप कहेंगे माइनस होता है, ठीक है। ये और u को क्या कहते हैं? वस्तु से दूरी, है ना, दर्पण से वस्तु की दूरी। ऐसे लिखिए, दर्पण से, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और ये क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये आपका दर्पण से क्या हो जाता है? प्रतिबिंब की दूरी हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है? दर्पण से वक्रता, दर्पण से वक्रता त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। और ये क्या है? दर्पण से फोकस दूरी। इसको ध्यान दीजिएगा, दर्पण से फोकस दूरी, ये दर्पण से हमारी क्या हो जाती है? फोकस दूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से आप समझ के रखिएगा, ये चीज आपको पता रहेगा तो सवाल लगाने में फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है दोस्त, ठीक है। ध्यान पूर्वक खूब समझ के चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम उत्तल दर्पण पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण आपका क्या रहेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ये मेरा उत्तल दर्पण बन गया, इसको अंदर पॉलिश कर देते हैं तो मेरा उत्तल दर्पण, बाहर कर दिया तो अवतल, अंदर कर दिया तो उत्तल होता है। चलिए, ये आपको पता है आपका मुख्य ध्रुव होता है, ये मेरा फोकस है, और ये मेरा क्या है? वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर मैंने कोई वस्तु को रखा, प्रकाश किरणें गई, पहले तो यू बाहर चला जाएगा, लेकिन इसको हम फोकस से होके क्या करते हैं? निकाल देते हैं। और एक प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र से होके लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल जाता है, जिसका नाम आई और क्या बनता है? आई डैश, ठीक है। चलिए, वस्तु क्या है? ओ और क्या है? ओ डैश है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये मेरा आपतित किरण है। आपको पता है सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? तो आप कहेंगे भैया मुख्य ध्रुव से नापा जाता है। सारी दूरियां मुख्य ध्रुव से यहाँ से नापा जाएगा। तो आपको पता है कि मुख्य ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को किससे लिखा जाता है? तो आप कहेंगे यू से लिखा जाता है। और फिर देखिएगा, मुख्य ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लिखा जाता है? वी से। और मुख्य ध्रुव से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ से लिखा जाता है, और मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को आर से लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कौन प्लस में और कौन माइनस में होगा, ठीक है। तो बताना, आपतित किरण इधर जा रहा है और हम मुख्य ध्रुव से लेके वस्तु को इधर आएंगे, क्योंकि नापना तो इसे भी है ना। और नापना कहाँ से है? पी से। पी का पीछा नहीं छोड़ सकते भैया, पी से तो नापना नहीं, तो ऐसे मनमानी करेंगे तो फिर सभी प्लस में ले सकते हैं आप, ठीक है। तो पी से चलेंगे इधर, क्योंकि पी से आपको सबकी जगह जाना है, पी को लेके सभी की जगह आपको जाना होता है। पी को लेके यू की जगह आएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि किरणें इधर, हम इधर आ रहे हैं। अच्छा, पी को लेके आई तक जाएंगे तो ये प्लस में ही होगा, क्योंकि हम उधर अब की जा रहे हैं ना, और वस्तु किरणें भी हमारी उधर जा रही हैं। फिर हम ए से लेके फोकस तक जब जाएंगे तो उसको किससे लिखा जाएगा? स्मॉल एफ से। और फिर इसको लेके वक्रता केंद्र तक जब जाएंगे तो इसको किससे लिखा जाएगा? आर से। तो आपने देखा कि उत्तल दर्पण के लिए भी आपने देखा कि इसके लिए भी जो आपका फार्मूला होगा, यू बी एफ में जो संबंध होगा, यू वी एफ में जो संबंध आपका रहेगा दोस्त, वो कितना रहेगा? 1/f 1/b प्लस 1 क्या होता है? u। इसमें कोई फर्क आपको नहीं चलेगा। 1/f बराबर 1/b प्लस 1 क्या होता है? u होता है, जिसमें आपको पता है कि u सिर्फ माइनस में होगा और b सिर्फ आपका प्लस में होगा, r भी किस में? प्लस में होगा, साथ में f भी क्या होगा? प्लस में होगा। तो ध्यान रख भाई, चिन्ह प्रॉपर्टी तो जरूर ध्यान रखिएगा। आपने देखा कि अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में होती हैं, और उत्तल दर्पण में आपने क्या देखा कि u माइनस में होगा, बाकी सारी चीजें क्या होती है? प्लस में होती है, ठीक है। तो ये अगर आपको पता रहेगा तो सवाल में कोई परेशानी हम आपको नहीं आने देंगे, दावा रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का जो इमेज कैसे, कहां पर कैसे वस्तु की स्थितियों के बारे में समझाया, उसके बाद इस फार्मूलों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया, ठीक है। ये उत्तल दर्पण के लिए हो जाता है, ये तो मैंने बता दिया। चलिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो देखिए, अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है, पहले मैंने भी समझाया कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। ठीक है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। तो आपको पता है कि जो ईएनटी वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है, आई नोज टीथ वाले जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी वाले जो आपके पास डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो जो हम दर्पण का जो टॉर्च का प्रयोग करते हैं, देखेंगे जो ऑपरेशन वगैरह में जो व्यक्ति होता है जब थिएटर में जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये व्यक्ति ये लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण, अवतल, क्योंकि प्रकाश को जो जहां पर ऑपरेशन करा तो वहां पर प्रकाश एकदम फ्रंट पे जाता रहे। आपको पता है भैया कि देखिए, अगर यहाँ पर अवतल दर्पण नहीं लगाएंगे, ऑपरेशन कर रहा है, पता नहीं कर रहा है कहाँ, कर दे दूसरे का, तो वो बवाल हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रकाश किरणों को वहां पर एकत्रित होना जरूरी होता है। अगर उत्तल लगा देंगे प्रकाश फैलेगा, और प्रकाश फैलेगा उतना प्रकाश रहेगा नहीं, तो अच्छा दिखाई नहीं देगा, अच्छे से कर नहीं पाएगा डॉक्टर। इसलिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। जिससे कान को दिखाना, डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो टॉर्च लेके देखता है, तो उस टॉर्च में कौन सा दर्पण होगा, तो आप कहेंगे वहां पर अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा डॉक्टर आंख, कान, नाक, गला इत्यादि को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि यह दर्पण प्रकाश को एकत्रित करने का कार्य करता है। तो ये चीज आप लिखेंगे पहले पॉइंट में, है ना, कि ईएनटी वाले डॉक्टर जो होते हैं, आंख, कान, नाक, गला वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंपों में किया जाता है। देखिए ये आपका जो लैंप है, देखिए बहुत मस्त लैंप आपका है। ये सब जो लैंप होते हैं पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम सब गरीब के लिए तो है नहीं, सब बड़ों के लिए होता है भैया। तो यहाँ पर आपका जो आपका लैंप होता है, देखिएगा, देखिए अगर जैसे मान लेते पुस्तक खोल के आप बैठे हैं, अगर यहीं पर उत्तल दर्पण लगा दें तो प्रकाश फैल जाएगा, तो फिर आपको उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आपकी कोशिश रहे यहाँ पर कौन सा दर्पण का हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो आपको पता है कि प्रकाश को एकत्रित करेगा, अपने बुक में एकत्रित करेगा, हमें एक एक अक्षर दिखाई देता है। इसलिए टेबल लैंपों भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, ये देखिएगा अवतल दर्पण प्रयोग मोटर कारों, रेलवे इंजन, स्टीमर आदि में किया जाता है। देखिएगा ये जो आपका लाइट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये ठीक है, तो आप देखेंगे किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग आ जाता है। उत्तल दर्पण में सबसे पहले आपको पता है कि अब हर चौराहों पे बड़ी बड़ी सी लाइटें लगा दी जाती हैं, जिससे कि दूर तक उजाला हो पाए। ठीक है, अगर बताइए उसमें अगर हम अवतल दर्पण लगा दें, हाँ, तो अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करने का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा। जब इकट्ठा करने का काम करेगा, बहुत दूर तक उजाला नहीं हो पाएगा, सरकार का पैसा बेकार जाएगा। इस वजह सरकार ने उसमें कौन सा दर्पण लगा रखा है, तो आप कहेंगे कौन सा दर्पण होगा, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण खासियत क्या है, प्रकाश को खूब दूर तक उजाला कर देता है, इसलिए चौराहे पर जो लाइटें लगी होती हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, देखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपो लिखे हैं, लैंपों के ऊपर किया जाता है। ठीक है ना, देखिए बाजारों में लगे लैंप, या आप लैंप बता सकते हैं, ठीक है, के ऊपर किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश को फैलाने का क्या करता है, कार्य करता है। चलिए उसके बाद ध्यान रखिएगा, अब जैसे आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास फोर व्हीलर है, आपके पास बाइक है, आप चला रहे होते हैं, तो आपके अगल बगल में साइड मिरर लगा होता है। उस साइड मिरर देखिए बहुत छोटा होता है, और अभी मैंने समझाया उत्तल दर्पण का जो उसमें प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से छोटा ही होता है, हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा, कभी बड़ा नहीं बनता। इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगाते हैं। अवतल लगा देंगे तो कभी कभी बड़ा बन जाता है, अरे कभी का बहुत बनते हैं बड़े, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा भैया, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि क्योंकि छोटा सा मिरर होता है और पीछे से आ रही होती है बड़ी से बस उस मिरर में दिखाई देता है, और हम साइड कर लेते हैं बाइक को, है कि नहीं है। तो इसलिए साइड मिरर में देखेंगे
उत्तल दर्पण का मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा होता है, क्योंकि ड्राइवर पीछे सड़क पर आने वाले सही व्यक्तियों को, गाड़ियों का प्रतिबिंब देख सके। इसके द्वारा बड़े क्षेत्रफल में पहली वस्तुओं का प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। देखिएगा ये बढ़िया साइड मिरर आपका है, इसमें देखिए बढ़िया मनुष्य दिखाई दे रहा है ना। तो आप बढ़िया से साइड बगल करके आप गाड़ी को क्या करेंगे, चला सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन आ जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि इसमें सघनता विरलता के बारे में समझाई जाती है। ठीक है, देखिएगा सघन का मतलब यहाँ पर आपको सघन, सघन और सघन, और यहाँ पर एक शब्द आपका आ जाता है क्या, विरल आ जाता है। सघन और क्या आ जाता है, विरल। दोस्त सघन का मतलब जो, देखिए पास पास, कोई भी चीज क्या हो, पास पास हो, और यहाँ पर कोई भी चीज क्या हो, दूर दूर हो। देखिए जैसे कहते हैं ना कि बहुत गझिन गझिन लगाए दिए हैं, गझिन गझिन का मतलब होता है सघन सघन। ठीक है, सघन मतलब बहुत पास पास लगा दिए हैं, बहुत बिरल बिरल लगा दिए हैं। तो बिरल बिरल का मतलब क्या होता है कि बहुत दूर दूर कर दिए हैं। ठीक है, तो बिरल का मतलब यहाँ पर दूर दूर से होता है, और सघन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पास पास होता है। ठीक है, और अपवर्तन की घटना में हमें सघन और बिरल की जरूरत होती है। ठीक है, सघन बिरल के मतलब हम अपवर्तन को यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा तो इसके दो नियम होते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, चलिए अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिया, देखिए एक सतह लिया यहाँ पर, चलिए ले लिया मैंने। ठीक है, और ये बीच से मैंने क्या लिया, इसको पारदर्शी माध्यम है, ये हमारा क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, पारदर्शी सतह रहेगा। ठीक है, ये पारदर्शी सतह होता है जिससे प्रकाश आर पार हो सके, लेप नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। और ये मेरा क्या होता है, तो आप कहेंगे ये हमारा अभिलंब होता है। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब के नाम से जाना जाता है। ये सूरज भगवान को मैंने प्रकट कर लिया, और इनसे प्रकाश किरणों को हम यूं क्या करें, ऐसे डाला। ठीक है, प्रकाश किरणों को मैंने डाला। और एक चीज आपको बता दें, जैसे यहाँ पर मैंने हवा और निर्वात की बात करते हैं। ठीक है, हवा और निर्वात की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हवा लिख लिया, ठीक है, हवा, और मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, जल। तो इसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा विरल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सघन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हवा में हम तेजी से चल लेंगे, लेकिन जल में उतना तेजी से नहीं चल पाएंगे। तो हवा यहाँ पर विरल हो गया और जल क्या हो गया, सघन। अब जैसे जल और कांच की बात की जाती है, जल और कांच की बात की जाती है, तो यहाँ पर जल ये विरल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सघन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हवा और जल के बारे में चर्चा की जाती है, तो विरल हवा हो जाता है, जल सघन हो जाता है। लेकिन जब जल और कांच के बारे में चर्चा की जाती है, तो एक विरल और एक सघन होता है। तो दोस्त यहाँ पर तय करता है कि सामने वाले की औकात कैसे है। ठीक है, तो अगर जैसे हम हवा और जल की कंपेयर कर रहे हैं, तो हवा में हम ज्यादा तेजी से चल पाएंगे और जल में हम कम, तो इसलिए हवा विरल और सघन होगा। जल और कांच में देखा जाए तो विरल और क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, ऐसे हवा और निर्वात में देखा जाए तो भैया हवा निर्वात में देखेंगे, निर्वात में आप बहुत तेजी से चल पाएंगे, हवा में कम, तो हवा आपका क्या हो जाएगा, विरल, और सॉरी निर्वात आपका विरल हो जाएगा, और हवा आपका क्या हो जाएगा, सघन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने एक पारदर्शी माध्यम लिया, हम अपवर्तन की घटना समझने चल रहे हैं। जब हमने पारदर्शी माध्यम लिया, तो आपको पता है कि जब लेते हैं, जैसे प्रकाश किरणों को डालेंगे, अच्छा ऊपर एक शर्त है कि ऊपर हम ले लेते हैं क्या, जैसे हम ऊपर क्या ले लेते हैं, हवा, हवा यानी क्या है, हमारा एयर है, क्या है, एयर। और नीचे हम क्या ले लेते हैं, तो नीचे हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, तो जल, जल ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी जल, यानी आप चाहे तो कांच ले लें। ठीक है, क्या ले लेते हैं आप, तो यहाँ पर कांच ले लेते हैं। ठीक है, कांच को जिससे हम क्या कहते हैं, ग्लास के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ऊपर आपका विरल हो गया, ऊपर आपका क्या है, विरल, और नीचे आपका क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सघन हो जाता है। तो आप बताइए, जब हम विरल से सघन में आते हैं, तो हमेशा किसकी ओर झुक जाएगा, अविलंब की ओर। देखिए जाने का सही मार्ग ये था, जाने का सही मार्ग ये था, लेकिन ये झुका किसकी ओर, अविलंब की ओर झुका। क्यों झुका, क्योंकि यहाँ बहुत सकेत जगह, जैसे मेला वेला में चलेंगे तो एक सीधे रास्ता में आप नहीं चल पाएंगे। ठीक है, घर से निकले तो बहुत भीड़ नहीं होती। ठीक है, तो वो तो विरल में होते, जैसे मेला में प्रवेश करेंगे, सोचे मनमानी चले तो आप नहीं चल पाएंगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि वहां विरलता है ना, वहां पर सघनता हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, और आने वाली किरण को यहाँ पर नाम क्या देते हैं, तो आप कहेंगे आपतित किरण कहते हैं,
इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। और इनके बीच बना कोण क्या होता है, आई, इसको हम क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा अपवर्तन। देखिए आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। और इस किरण को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे अपवर्तित किरण कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, तो आप कहेंगे अपवर्तित किरण का नाम देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अब आपका जवाब होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से, देखिए पहला माध्यम और नीचे क्या दूसरा माध्यम होता है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे, देखिए जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसके भी दो नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नियम आपका क्या होता है कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपका क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। इसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या बताएंगे, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह से होते हैं। ये पहला नियम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, n बराबर साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। इससे हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, ध्यान रखिएगा, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का भी नियम होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ध्यान पूर्वक कुछ समझिएगा दोस्त कि पहला नियम का है कि आपतित किरण का अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल से होते हैं। और दूसरा होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ध्यान रखिएगा, किनका माध्यम है, तो कहेंगे दो माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, देखिएगा ज्या को जो हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइन, साइन के नाम से जाना जाता है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या जिसको हम साइन आई कहते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या जिसको क्या कहते हैं, साइन आर कहते हैं। इनका अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ये हमारा क्या है, नियत। और इसी नियत को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। बाद में इसको किसके नाम से जानेंगे, तो हम कहेंगे अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। तो बताइए दूसरा नियम क्या होगा जिसको स्नेल के भी नियम से नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। और इस नियत को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अपवर्तनांक का भी नाम यहाँ पर दिया जाता है। बात को खूब समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। और इसको n2 बटा n1 से भी लिखा जाता है या 1n2 भी लिखा जाता है, या तो आप चाहे तो ang के भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नियम होता है। और इसी में आपको बता दें कि जैसे अगर हम माध्यम चेंज कर लेते हैं दोस्त, ऊपर अब मान लेते हैं कि हम, देखिए जैसे हम ऊपर क्या रख देते हैं, जैसे सघन रख देते हैं। क्या रख दिया मैंने, सघन। सघन में जैसे क्या रख दिया मैंने कांच ही रख दिया। क्या रख दिया, कांच, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लास कहेंगे। ठीक है, और नीचे हमने क्या रख दिया, तो आप कहेंगे बिरल रख दिया। बिरल में जैसे क्या रख देते हैं, हवा। हवा को हम क्या कहते हैं, एयर कहा जाता है। तो अब बताइए, जब यहाँ से आप प्रकाश किरणों को आप डालते हैं, जैसे डालेंगे तो ये क्या करेगा, जाने का सही मार्ग ये था लेकिन यूं भाग जाता है ऐसे। क्यों भाग जाता है भाई, इसको भी यहाँ पर हम क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा अभिलंब कहते हैं। और आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहा जाता है। और इनके बीच बना कोण क्या होता है, आई, जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। तो अभिलंब आपतित किरण के बीच बना कोण आई होता है और आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और यहाँ पर बना कोण क्या होता है, आर, इसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे अपवर्तन कोण। सॉरी, इनके बीच बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बनेगा। और इस किरण को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित। अच्छा बताइए, जैसे मान लेते हैं आपको कोई घर में, अगर जैसे गर्मी के समय घर में बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो आप देखिए बहुत सारी गर्मी, भाई एक छोटी सी कोठरी में कितनी देर रह पाएंगे। अब जैसे 2-3 घंटा के बाद उस कोठरी को खोला जाए और जैसे बाहर निकलेंगे तो आप कहेंगे यार बड़ी आनंद सी हवा आ रही है, तो कहीं आप इधर चलेंगे, कहीं आप इधर चलते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ये भी है, हम सघन से विरल में आते हैं। जैसे सघन से विरल में आते हैं तो प्रकाश किरणें जैसे डाली जाती है भैया, तो भाई आप देखेंगे जाने का सही मार्ग ये था लेकिन हवा का माध्यम है, अभी तक बहुत सघन में थे, कोठरी में बंद थे, तो इसलिए क्या
करता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है। और इस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है। आपतन बिंदु के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ये आपतन बिंदु होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर ऊपर विरल है, नीचे सघन है, तो हमारी प्रकाश किरणें अविलंब की ओर झुकती है। अगर ऊपर सघन नीचे विरल रखा जाए तो अविलंब से क्या होता है? दूर भागता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सघन और विरल के बारे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, तो इसके देखिए दो नियम जो आपको बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन विपर अविलंब तीनों एक ही तल से होते हैं। और परिभाषा तो वहां पर आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं, देखिएगा, जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। बहुत इंपोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जब आगे चलते हैं तो ये तो हमने आपको समझाने की कोशिश की, और आगे जब हम चलेंगे तो आप देखिएगा कि पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन विपर अविलंब तीनों एक ही तल से होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यहाँ पर देखें कि ये दो माध्यमों के लिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, जिसको हम n बराबर साइन आई बटे क्या कहते हैं? साइन आर कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है? इसी को हम नियत के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक देखिए, अब वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक पार्ट में और आपको लेके आएंगे जो लेंस से संबंधित है, उनको आपको पढ़ा देंगे। दो पार्ट में आपका पहले चैप्टर हम समाप्त कर देंगे, फिर एक वीडियो रहेगा आपका जो न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको वहां पर हम कराएंगे, ठीक है। तो आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।